अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज सबसे पहले अहम ख़बर, बलूचिस्तान नोशकी में एफसी के काफ़िले पर ख़ुदकुश हमला हुआ है और जिसमें 5 जो अहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। उन ज़ख्मियों को बज़रिया हेलीकॉप्टर नोशकी से कोयटा मुंतकिल करने के इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इसके अलावा कल रात कोयटा में मुख्तलिफ़ मकामात पर 3 धमाके हुए। एक धमाका शालकोट थाने के इलाके में और एक जिसमें 7 अहलकार ज़ख्मी हुए, एक शहीद हो गए और दूसरा वाक़या कमरानी रोड पर पेश आया जहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पर दस्ती बम से हमला किया गया और तीसरा धमाका एयरपोर्ट रोड के इलाके किल्ली शाबों में। तो ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब रही। पिछले 24 घंटों में 20 दहशतगर्द हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें टांक है, लकी मरवत है, बन्नू है, वज़ीरिस्तान है और कर्क है। इसके अलावा मोहम्मद है। तो और बहुत सारे इलाके हैं। तो ये जो एक जंगी कैफियत जारी है इस वक्त 2 सूबों में, उसके बारे में पाकिस्तान भर में बहुत तशवीश है। मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब ठीक है। हालात काफ़ी सीरियस हैं और इस पर हमें भी बात भी करनी चाहिए सीरियस तरीके से। तो आज के हम अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों पे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखेंगे। पहले हमारी आपकी टॉप स्टोरी जो है बलूचिस्तान जंग, कसूर पंजाब का, सरदार का या इस्टेब्लिशमेंट का। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब। उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वैसे सीनियर सियासतदान हैं और उनसे हम इस मौजू पे बात करेंगे। हॉट इशू हमारा आज का होगा कि नौजवान के हाथ में बंदूक या किताब, और इसमें इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी क्या है। इस्लामाबाद में तालीमी सीन क्या है, स्कूलों के और तालीम के हालात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे मुहय्यद्दीन वानी साहब जो स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन है, और उनसे ये पूछेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हैं वो बलूचिस्तान के स्कूलों में अगर इंट्रोड्यूस करवाने हो तो उस पर वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास उतने इख्तियारात नहीं हैं जितने सूबों के पास हैं, लेकिन क्या उन्हें एडवाइस किया जा सकता है या नहीं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि रियासत ख़तरे में और पंजाब ठंडा। ये बात की है मौलाना फजल रहमान साहब ने और इस पर उन्होंने कहा है कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएँगे। देखना यह है कि तहरीक से रियासत जो ख़तरे में वो कैसे निकलेगी। ये हम आप आज के एडिटोरियल में और बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान जंग जो हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाले जा रहे हैं, तारीख़ी हवालों से भी, सियासी हवालों से भी, डेवलपमेंट के उससे भी, रेफरेंस से भी। आपको अगर इजाज़त दें, मैं एक सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज ट्वीट किया है, साबिक वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं और वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वो सरबराह भी हैं। उनके वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब भी सूबे के सबसे पहले वज़ीर आला रह चुके हैं। तो उन्होंने जो अपने ट्वीट में जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान की अहमियत सिर्फ गवादर नहीं है बल्कि और बलूचिस्तान भी है। और साथ उन्होंने जो आखिर में जो बात की, मैं वो बहुत अहम है, मैं वो पढ़ना भी चाहता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि आप खुश हों या नाराज़, मतलब ये पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं सरदार अख्तर मेंगल कि आप खुश हों या नाराज़, मुझे ये कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम मुत्तफिक हैं। और साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह आप सबके दिल में, हुक्मरानों को वो कह रहे हैं और रियासत को कह रहे हैं, सियासतदानों को कह रहे हैं, पार्लियामेंट को कह रहे हैं, इस्लामाबाद को कह रहे हैं, लाहौर को कह रहे हैं, कराची को कह रहे हैं, अल्लाह आप सबके दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलोच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं। ये बहुत अहम सवाल है, उन्होंने उठाया है, इस पर गौर करना पूरे पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। इसकी एक बड़ी वजह वो बता रहे हैं अख्तर मेंगल साहब, इसकी एक बड़ी वजह आपकी वो अनापरस्ती है जो आज भी उसे अपना मुकाम देने को तैयार नहीं। तो जंग तो होगी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होनी भी चाहिए, लेकिन अगर कहीं अना आड़े आ रही है उन नौजवानों को जिनकी तादाद 90 लाख है बलूचिस्तान में, 1 करोड़ 50 लाख की सिर्फ आबादी है, उन 90 लाख नौजवानों को अपनी तरफ लाने में अगर कहीं हमारी अना रुकावट है तो उस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम आता है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है, फिर हम या पंजाबी या इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो कहते हैं जी सरदारों ने इस बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। अब सच क्या है असल? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके पास आया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई जो है ना, ये पाकिस्तान का एसेट है। वो क्यों एसेट हैं कि ये फेडरल पार्टीज़ हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं और ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट नहीं है।
थोड़ी बहुत झुकाव होगा, PMLN का थोड़ा झुकाव पंजाब की तरफ होगा, पीपल्स पार्टी का झुकाव जो है वो सिंध की तरफ होगा, लेकिन ओवरऑल ये तीनों फेडरलिस्ट पार्टीज़ हैं। ठीक। हमारी सबसे बड़ी गलती एस्टैब्लिशमेंट की ये है कि वो इन पार्टीज़ को कमज़ोर करती है और वो उसके बाद BAP जैसी पार्टियां क्रिएट करते हैं, वो लोकल जो है सरदारों को मजबूत करते हैं, मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो होने नहीं देते, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमें ये बात माननी पड़ेगी ना कि बलूचिस्तान जो है इसको हमने एज अ प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले किया हुआ है बड़ी देर से, जैसे हमने कराची में रेंजर्स वगैरह लगाया हुआ है। अब देखें ये मामला रियासतों का टूल होता है, ये भी एक टूल है जो कि हमने यूज़ किया है, बट फैक्ट इज़ कि ये टूल काम नहीं कर रहा। इसीलिए मेरी राय में तो ये है कि देखें आपको बहरहाल जो ये प्रोजेक्ट है ये पहले तो आप पॉलिटिशियंस को वापस करें, और उसका तरीका ये था कि आसफ जरदारी साहब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसमें वो इमरान खान को बुलाते, नवाज शरीफ को बुलाते और मौलाना फजलुर रहमान को बुलाते और मिल के आप फिर फैसला करते कि आपने बलूचिस्तान की किन ज़ौमा को और बात को उनको आपने बात करनी है, और इस्टेब्लिशमेंट उसको जो है वो साथ होती और उसको आप एक तरह। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कहना कि बलूचिस्तान के पास वसाइल नहीं है, आप सिर्फ आप उठा के देखें कि पिछले जो 15-20 साल हैं उसमें बलूचिस्तान में पैसा कितना जी पैसा क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारा ज़्यादा 80%, कल हमारी सरफराज भुगटी साहब से बात हुई है, उनके 80% नॉन डेवलपमेंट है, तनख्वाह में चला जाता है लोगों की, नौकरियां भी तो हैं ना। अब आप अच्छा आपने नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, भुगटी साहब जो हों या जो भी चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ टोटल आबादी आपकी 50-55 लाख, फैसलाबाद डिवीजन जितना है बलूचिस्तान, 1,50,00,000 फैसलाबाद डिवीजन ही होगा। ठीक है, आप उस फैसलाबाद डिवीजन का बजट देख लें और बलूचिस्तान का बजट देख लें। अब ये कहना कि उन सारी तनख्वाहों से मैंने हर शख्स को नौकरी दे दी है सरकारी, ये तो आपकी प्रेफरेंस है ना, ये नहीं सिर्फ सरफराज भुगटी तो नहीं दी, तो पूरा माजी है ना इसमें। सरफराज तो खैर देखें ना, सरफराज हम वो तो बात कर रहे हैं ना एज अ बलूचिस्तान के, वो उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर आए सरफराज ने तो शायद सबसे कम दी होंगी, पिछलों ने ज़्यादा दी होंगी, बट फैक्ट इज ये प्रायोरिटी तो आपने खुद बनानी थी ना। ठीक है, बट आपने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराई, आपका आइडिया तो सबसे बड़ी गलती तो हिस्टोरिकल पाकिस्तान में चली आ रही है ना कि बलूचिस्तान को हमने सूबा बना दिया इस तरह का, जो ब्रिटिश, एक तो हमारे यहाँ ये जो रिवाज पड़ गया ना कि हर ब्रिटिश काम को हम ना सोचते हैं ना समझते हैं, कहते हैं जी ये वो ब्रिटिश दौर में था, बदल दें, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था जी, बदल दो। लॉर्ड मैकाले कहाँ है और अब जो लॉ मिनिस्टर या ये जो हमारे लॉ मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं या लोग बैठे हैं, उनका क्या मुकाबला आपस में? जो ब्रिटिशर्स थे, मेरा आपसे इख्तिलाफ है कि लॉर्ड मैकाले का भी क्या क्वालिफिकेशन थी अपने मुल्क के लिए, और नहीं अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हमारे लिए कुछ और सोचा उन्होंने, उसी में तो फंसे हुए उनकी बनाई चीजें। अभी जो बलूचिस्तान का सारा निजाम है बेसिकली तो अंग्रेज के बनाया हुआ है ना, हम उसी को घसीटे जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल अंग्रेज का ये बनाया हुआ नहीं एरियाज, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने रीजन्स को कभी खत्म नहीं किया था। गवादर का मुझे बताएं बलूचिस्तान से 100 साल में कोई ताल्लुक नहीं था, हमने खरीदा था ये फैक्ट। फिरोज खान नून और वकार नसा नून जो थी उनका जो रोल था, आपने गवादर को लेकर भी बलूचिस्तान में शामिल कर दिया। अब आपने जो इतना बड़ा सूबा है वो आप कह रहे हैं मैं खाली कोयटा से कंट्रोल कर लूं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा रीजन्स आपने नहीं बनाई, लोकल गवर्नमेंट कराने को आप तैयार नहीं है, बजट डिस्पर्समेंट को आप तैयार नहीं है, और फिर हम कहते हैं जी बलोच वहां से जी नाराज हो गए, तो उसमें पंजाब क्या करे या सिंध क्या करे या इस्लामाबाद क्या करे? आपने एक बड़ी अहम नुक्ता उठाया, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द किया हुआ है बलूचिस्तान सियासतदानों ने, तो कसूर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का है या सियासतदानों का भी है इसमें? देखिए ताकत उनके पास है ना, सोचना तो उन्होंने फिर बात खत्म, फिर आर्गुमेंट कहाँ रहा, फिर लॉजिक कहाँ रही जो आप बात कर रहे हैं? अगर सियासतदान ने यही कहना है कि जी ताकत उनके पास, इसका मतलब आपके पास कन्विंसिंग पावर ही नहीं है उनको रैशनली समझाने की, उन्हें कन्विंस करने की कि ये हिस्ट्री है, ये गलतियाँ हुई हैं, अब सियासतदान को जिम्मेदारी उठाने, फिर ठीक है ना, फिर तो यही होगा। देखिए बात यह है कि फ़ैसले तो उन्होंने करने हैं, मेरे आपके कहने से, सियासतदानों के कहने से तो उन्होंने नहीं बदल जाना, ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से चल पाएगा या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जिस तरीके से पख्तूनख्वा में मैं समझता हूँ कि इसको ये कहना कि एक मजहबी जंग है, अमेरिका के डिपार्चर के बाद वो बिल्कुल मजहबी जंग नहीं है, वो अब एक कबायली, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कबायली झगड़ा है और सेक्रेटेरियन झगड़ा है। चल मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हम हो जाएंगे, लेकिन आपने ये पॉइंट उठाया है, आपने एक ट्वीट किया कि मुफ्ती शाकिर का जो कत्ल है वो एक कबायली झगड़ा, कैसे कबायली? नहीं कबायली नहीं, दो झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे, वो तो खैर उसमें तो मसले की तो झगड़ा नहीं है, नहीं एक ही मसलक है, नहीं बज़ाहिर
नहीं, वहाँ पे आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है दाइश का, जो आपके सामने आपने ये बंदा भी पकड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता है कि जो एक प्रॉब्लम आ गया है। सो वहाँ पे इस वक्त दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक कॉम्प्लेक्स ट्राइबल वॉर चल रही है और एक कॉम्प्लेक्स सेक्रेटेरियन वॉर चल रही है, और वो कोई अब जहाद नहीं हो रहा कोई, इसीलिए आपने देखा होगा, पहले भी नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा, नहीं चलो एक नैरेटिव तो बनाया था इन्होंने। अब आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान जब गए हैं अकोड़ा खटक, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। वो क्यों तकरीर की है? क्योंकि इससे ये अब जो मौलाना का जो मसलक है वो बरह रास्त अंडर अटैक है, और इसीलिए वहाँ पर जो अंदर भी जो हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरियन कलर है और इधर एक बहुत बड़ा ट्राइबल कलर है। इन दोनों मामलात के ऊपर बड़ी गौर से देखने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो एक लंबी बहस हो जाएगी। ठीक है, बलूचिस्तान में देखें, सॉरी मैं बलूचिस्तान, आपने अभी कहा कि फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, सियासतदानों के पास ताकत नहीं है। मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। अगर आपने आवाम से वोट लेके आते हैं, दावा करके आते हैं कि हम आपको आवाम से वोट नहीं लेके आए, चलें मैं एक एग्जांपल दूँ, जो हमारा निज़ाम चल रहा है उसी पर रहते हैं। तो आपने BAP का भी जिक्र किया। उस वक्त 2015 में 2.5 साल का मुआहदा हुआ था कि 2.5 साल मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी, 2.5 साल डॉक्टर मालिक की हुकूमत होगी, 2.5 साल बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो जाएगी। नवाज शरीफ, अगर आपको याद हो, उस वक्त नहीं चाहते थे कि डॉक्टर मालिक को फौरी तौर पे हटा दिया जाए 2.5 साल बाद, क्योंकि बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था बलूचिस्तान में। दहशतगर्द आके हथियार डाल रहे थे, इवन जो लीडर्स से बाहर बैठे हुए उनसे मुज़ाकरात भी शुरू हो गए थे, डेवलपमेंट भी शुरू हो गई थी, करप्शन भी कम हो गई थी। उसमें फिर BAP बनाएगी, जिसमें आप जिस सियासी जमात में उस वक्त थे उसने पूरा साथ दिया, सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। अगर वो ना करते, कम अज़ कम, चले आपने फैसला नहीं करना, आप गलत काम में साथ ही क्यों देते हैं? कोई इसको पीपल्स पार्टी भी साथ थी, सभी गलत थे, सभी गलत थे ना। फिर वो BAP नवाज शरीफ के साथ भी थी, वो भी गलत है, फिर फैसले वो भी गलत है ना। देखिए बात देखिए आप समझते हैं कि आप इतने कमजोर हैं और झुके हुए हैं रुकू में कि वो जो कहेंगे आप मान लेंगे। तो देखें बात सीधी है, बात तो सबका है कि आपने एक गिवन सर्कमस्टांसेस में पॉलिटिक्स करनी होती है। पॉलिटिक्स के लिए आपको गिवन सर्कमस्टांसेस, एक तरफ गालियां हैं आपकी जमात दे रही है, दूसरी तरफ ये झुकना इस तरह है, दरमियान में भी कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी तो हम सियासतदान जिंदा रह सकते हैं। वही कर रहे हैं ना, वही कोशिश हो रही है, उसी तरफ जा रहे हैं, वही एक कोशिश है। क्या कोशिश? लेकिन सिंपल बात यह है, जो मैं सजेशन मेरी अभी भी यही है कि देखें, आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पोलो मैच देखना छोड़ें, वो जो काम है उनका वो करें, वो आए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इस मुद्दे के ऊपर लोकल लीडरशिप के साथ बात। पहले मेरी नज़र में, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, देखें मेरे ख्याल में आपको बलूचिस्तान के अंदर जो पहली बात तो यह है कि आपको 3-4 रीजन्स बनानी पड़ेंगी। एक बलूचिस्तान कोयटा से नहीं चल सकता, नंबर, क्योंकि रिसोर्सेज सारे जो हैं वो हमारा जो 18वीं तरमीम ने जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, उसके नतीजे में जो चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया। उससे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो CM के पास हैं, कैबिनेट को वो लिफ्ट नहीं कराता ना, उसका कोई ये बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये चारों सूबों का प्रॉब्लम है ना। जो है वहाँ पे असम्बली की कोई हैसियत है ना किसी और की कोई हैसियत है। आपको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको रीजन्स में डिवाइड करें ताकि आपका कंट्रोल वहाँ पे बढ़े, और फिर इसको B क्लास से A क्लास में लेके आएँ ताकि एक रियासत की एक जो रिट है वो वहाँ पे नज़र आए। समझ ही नहीं आ रही, इतना पैसा आपने डाल दिया है, ना सर है ना पैर है। नहीं देखिए, सियासतदान इस पे कहाँ पे, और गवादर शुड बी फेडरल एरिया, उसका कोई ताल्लुक। आप चाह रहे हैं कि इंतजामी तौर पे बलूचिस्तान को तकसीम कर दिया जाए? 100%, और कोई हाल उसमें बाकी सूबों को भी कर लें, लेकिन बलूचिस्तान को तो फौरन करना चाहिए। इसमें सियासतदानों का क्या रोल होगा? सिर्फ बैठ के ये TV के सामने बताएंगे और कुछ करेंगे नहीं? तो आपने आसिफ अली जरदारी साहब का कहा है, क्योंकि वो सदर है ना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर वो नहीं कर रहे तो बाकी सियासी बातों को क्या करना चाहिए? आपने एक शायद ये भी कहा है कि नवाज शरीफ नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को आगे आना चाहिए। इसमें नवाज शरीफ का क्या रोल हो सकता है? नवाज शरीफ का जाहिर है, वो तो आप बाहर है सियासत से, तकरीबन सदर है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन अब वो मर्जी से आ जाते हैं। मसलन आप देखें कि वो इस वक्त लाहौर की जो कैनाल ब्यूटिफिकेशन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन लग गए हैं। ये काम तो नहीं है ना नवाज शरीफ का।
वो मरियम बीबी को करने दें, उनका काम है। इस वक्त देखिए मैं जो भी है, मेरी उनसे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ही नहीं है, और एंड आई वुड लव टू मीट हिम एक्चुअली सम डे, बिकॉज जो भी है वो इज़ अ विटनेस टू हिस्ट्री। वो उनकी हिस्ट्री को उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौन जानता होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। देखें वो जब पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग तो खैर बिल्कुल ही स्कूलों में थे, तो ये वो अगर आज ये कहें कि मेरा पाकिस्तान के मसाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो मौलाना फजलुर रहमान ने रात को कहा है, बड़ी उन्होंने सही बात कही है। डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए और एक लीड लेनी चाहिए, और टेम्परेचर पाकिस्तान में कम करें, इमरान खान को बुलाएं, उन्हें APC में उनकी बात सुने। इमरान खान के बगैर कैसे पाकिस्तान में आप कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन कर सकते हैं, ये बात तो आपको देनी पड़ेगी। जिससे आप ठीक है, आपका मोहब्बत इमरान खान के लिए मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन हर मामले में हर बात पे पहले ये आती है कि उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने मजम्मत तक तो की बलूचिस्तान के वाक़े की, जाफर एक्सप्रेस की, तो उनको वो क्या आके कौन, मेरा नहीं ख्याल उनका किसी मीडिया इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन के बगैर जो इतना कुछ चलता रहता है उनके नाम से। नहीं, वो तो इमरान खान आप खुद जानते हैं, बाहर बैठे लोग जो चला रहे हैं, बाहर बैठे हुए लोग जो चला रहे हैं, मेरा ख्याल PTI ने की है मजम्मत। गौहर का मैंने देखा है बयान उन्होंने की। अच्छा, आपने सरदार अख्तर मेंगल के एक ट्वीट पे आपने भी तबसरा किया है, आपने कहा है कि ये सरदारों का कसूर है जो बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं हो रहे। तो फिर बात वही है, सरदार किसी न किसी सियासी जमात का है ना, ठीक है, सरदार किसी न किसी सियासी जमात का कंधा तो लेते हैं ना। हाँ, तो उसमें एक नॉन सरदार जब आया था डॉक्टर मालिक, तो फिर क्यों नहीं? वैसे आप ही कह रहे हैं हालात बड़े बेहतर हो गए थे, कोई बेहतर नहीं हुए थे। ऐसे तो नहीं थे। देखें बात जो डेटा बता रहा है कि तुर्बत में 85% कम हो गई थी इंतहा पसंदी। ठीक है, बात यह है। अब आज जो हालात हैं, लेकिन वो BAP कहाँ इलेक्शन कभी भी इतना नहीं जीती कि आप कहें कि वो बलूचिस्तान पूरे की नुमाइंदगी करती है। ऐसे ही करके जो कितने साल वज़ीर आला रहे हैं, सनाउल्लाह ज़हीर 2.5 साल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो अब किधर हैं, उनकी क्या ग्राउंड पे स्टैंडिंग क्या है? इसके ऊपर तो आपका और मेरा कंसेंसस है ना कि ये नहीं होना चाहिए, और हमें चाहिए कि जेन्युइन जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की, उसको मौका दिया जाए। ये तो मेरा और आपका कंसेंसस है, इस पर तो दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी अर्ज़ ये है कि आप देखें बलूचिस्तान को जिस तरीके से ज़बरदस्ती एक सूबा बनाया गया है, उसके अंदर पख्तून जो बेल्ट है वो हिस्टोरिकली अलहदा रही है बलोच बेल्ट से, और बलोच बेल्ट में कोयटा की जो बेल्ट है और गवादर की जो बेल्ट है उसका आपस में हिस्टोरिकल कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री देख के पढ़ के इस इलाके की, उसके मुताबिक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए क्रिएट करने हैं, आप वो करें। और उसके बाद डॉक्टर मालिक को भी उनका शेयर मिल जाएगा, कोयटा वालों को भी मिल जाएगा, और गवादर वालों को भी राइट मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स है ना जो आपने लेके आने हैं, वो कोई कर नहीं रहे। बस बाकी ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर हर काम फिर एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाना भी आसान हो जाता है कि हर काम वही कर रहे हैं। आप भी ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत है, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो उनको चाहिए ये, हमें पाकिस्तान में सियासतदानों को, एस्टैब्लिशमेंट को मिल के जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं उसकी तरफ आए। अदरवाइज एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम हो जाती है हर काम में। वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारी भी तो लेना, अपने अंदर कैपेसिटी भी तो इतनी पैदा करें कि उनको जो ओहदा दिया जाए वो उससे ओहदा बड़ा हो सके। अब चीफ मिनिस्टर कद्दूस बज़ंजो, आप खुद सोचें जो भी उनके हालात हैं। सर कोई भी नहीं है वो ठीक है, मरियम नवाज की कैपेसिटी है, बज़ंजो जितनी है, कितना मरियम नवाज ने देखिए ये कंपैरिजन मेरा ख्याल है कि कोई बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? आप कह सकते हैं आपका ज़्यादा सियासी मुखालफत है, लेकिन कद्दूस बज़ंजो के जो हालात थे और जो सूबे का हाल कर दिया उन्होंने, पंजाब में तो ऐसा हाल नहीं है। कोई कद्दूस बज़ंजो बेचारा जैसे बैठा साइड पे बैठा दही खा रहा था, उसने क्या हाल करना था? तो वज़ीर आला सूबे का ऐसा नहीं होना चाहिए साइड पे बैठा दही खाए। सियासतदान दोबारा मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि इस पे मेरा और आपका कंसेंसस है, इस पे बहस ही नहीं है। अच्छा ठीक, हमें इस पे जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप को लाना ही चाहिए। और इसको मैं सिर्फ, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इसके अंदर जब तक आप वसाइल को कोयटा से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं भेजेंगे, जिस तरीके से आप लाहौर से वसाइल को डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं बहुत बड़ी आपने बात की है, नहीं मामला हल ये कैसे होगा इसका मुझे नहीं पता। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल पेंडोरास बॉक्स है ना। फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल जो खुशदार का मेयर है, सारे उसके पास पैसे होंगे तो वो मेयर लोकल रिस्पॉन्सिबल होगा ना, लोगों का गिला उससे होगा ना अगर गली नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ये वो पंजाब को गाली नहीं देंगे। पंजाब का तो अभी गाली नहीं बनती नहीं, लेकिन शौकिया नहीं, वो तो ऐसे शौकिया है ना, कुछ लोगों की सियासत इस पे चलती है पंजाब को गाली निकाल के, वरना तो वो बेचें क्या? नहीं, लेकिन अगर ये काम इस तरह हो रहे हो तो कम से कम वो सेंटीमेंट तो नहीं चाहिए, लोगों के मसाइल भी तो जेन्युइन है, बलोच लोगों के जेन्युइन मसाइल भी तो देखिए, नौजवान एक ये हिस्सा ज़रूर है, ये मसाइल ज़रूर है, बट आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ इंडिया का बहुत फुटप्रिंट है।
वहाँ पे जब से ये CPEC का मामला आया उसको ये तो हमारी कमज़ोरी है ना, इंडिया का फुटप्रिंट इतना वहाँ हमने आने क्यों दिया इतने सालों से। नहीं वो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन उस पर बहस हो सकती है, उसके बड़े और मसाइल हैं। अब तो वो आप देख ही रहे हैं पंजाब में जो कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान वो तो इशू और हो गया। अब तो एक्चुअली बड़ी स्केरी सिचुएशन है कि उनका डिफेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कह रहा है कि हाँ हमने मारे 18 पाकिस्तानी अंदर। और देखें कनाडा में एक सिख जब उन्होंने मारा था तो कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंड देखें कि उन्होंने कैसे लिया था। यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली हमने उसको इग्नोर ही कर दिया, राजनाथ को किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन बड़ा शायद जेलम तक से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं, जेलम तक से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं जो बड़ी स्केरी हैं एक्चुअली। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे भी जो मुझे एक बड़े सीनियर आर्मी ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमने यहाँ पे ये भी गलती की कि हमने बलूचिस्तान के अंदर हमें मल्टी नेशनल इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंगल गवर्नमेंट इंटरेस्ट, क्योंकि उस तरह उससे फिर जो लोकल लड़ाई है ये एक इंटरनेशनल लड़ाई में बदल जाती है। तो हमें अब मुझे नहीं पता ये कितनी सही बात है कि मल्टी गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्रिएट करना वहाँ बेहतर है या नहीं है, लेकिन आप देखते हैं अभी यहाँ पे माइंस कॉन्फ्रेंस हो रही है अप्रैल में। मल्टी गवर्नमेंट से मुराद है कि दूसरी और हुकूमतों के इंटरेस्ट के मसलन अभी यहाँ पे अप्रैल में दूसरे मसलन अभी आ रहे हैं ना, जैसे हमने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब जो है वहां पे रिफाइनरी लगा चीन के लिए फिर कोशिश की तो उसका तो उल्टा नतीजा निकला ना, वो तो टारगेट बन गए हैं उनके दहशतगर्दों के। एग्जैक्टली। फिर सऊदी आ जाएंगे, खुदा न खास्ता वो भी टारगेट होंगे, यूएई वाले। वो कह रहे हैं कि जब मल्टी नेशनल्स आ जाएंगे ना फिर यहाँ पे एक दूसरे को टारगेट करना कम हो जाएगा। आप समझते हैं इसमें यूएई का आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ बलोच रहनुमा बहुत रहते हैं, और लंदन। देखिए ना अभी जो वहाँ पे कोशिश हमने की थी कि सऊदी अरेबिया वहाँ पे रिफाइनरी लगाए, वो बात जो है वो आगे नहीं बढ़ी किसी वजह से। अब वहाँ पे ये मेरा ख्याल है अगले महीने में एक माइनिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंटरनेशनल, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों की जो माइनिंग इंटरेस्ट हैं, कंपनीज हैं, वो आएँ, वो बलूचिस्तान में जो है वो काम करें, जो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। लेकिन अल्टीमेटली हमें एक तो अपना जो घर है उसको ठीक करना पड़ेगा, सियासी टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा, और सियासी टेम्परेचर नीचे आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को और सियासतदानों को कुछ पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इकट्ठे काम नहीं करेंगे, बड़े इश्यूज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही कमज़ोरी नज़र आएगी जैसे हमारी कमज़ोरी है। और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है उसको भी दोबारा असेस करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में हम जो उसको एक बिल्कुल एक मजहबी समझ रहे हैं वो नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ट्राइबल इशू कपल्ड विद सेक्रेटेरियन इशू। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हमसे बात करने का वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू के नौजवान के हाथ में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध बंदूक होनी चाहिए या किताब, इस्लामाबाद की क्या जिम्मेदारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू हमारा आज का है कि नौजवान के हाथ में बंदूक या किताब, और इसमें इस्लामाबाद की जिम्मेदारी क्या है। 18वीं तरमीम के बाद तालीम के महकमे सूबाई हुकूमतों के पास जा चुके हैं, सारी फंडिंग भी उनके पास जा चुकी है, बजट उनके पास है, वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक तालीम के निज़ाम में इनकलाब आ रहा है, और यहाँ के 400 से ज़ायद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं, और 2024 के दाखिलों वो इतने अच्छे हो चुके हैं कि 2024 के दाखिलों में प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर 5700 बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में उन्होंने दाखिला लिया है। तो सोचे क्या ऐसी यूरोपियन स्टैंडर्ड की तब्दीली आ रही है इस्लामाबाद के स्कूलों में, और ये जो मॉडल यहाँ पे बन गया है इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है बलूचिस्तान में। ख़ास तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90 लाख जो नौजवान हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है और कोई अच्छी तालीम के मौके नहीं है, और इस सब के पीछे मोहिउद्दीन वानी साहब जो स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, और उन्होंने बहुत जांफिशानी से पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काम किया, जिससे कि इनकलाब इस्लामाबाद की हद तक तो आ गया है। फेडरल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं बात करेंगे। मोहिउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आपने हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत इंप्रेसिव काम कर रहे हैं। तो बताइएगा थोड़ा सा इस पे कि इस्लामाबाद में ये कैसे आपने। सर ये बेसिकली तालीम को ना सर इंफ्रास्ट्रक्चर से बियॉन्ड देखना चाहिए, ये 360 डिग्रीज अप्रोच होनी चाहिए। इसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को भी एम्बेड करना है, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर भी लाना है, बच्चों की न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ, उनकी स्पोर्ट्स, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ब्लेंडेड लर्निंग, ये सारों को आपने फोकस करना है। तो इस्लामाबाद में हमने ये किया। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद आफ्टर गिलगित बल्तिस्तान जहाँ मैं खुद चीफ सेक्रेटरी रहा था,
इस्लामाबाद वो पहला इलाका है जहाँ 100% प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अब खाना फ्री मिलता है। कितने स्कूल हैं यहाँ पे? यहाँ पे 220 प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, और 65,000 बच्चों को दोपहर का खाना अब हम फ्री देते हैं। एक बड़ा सीजन वैसे मील। टोटल स्कूल कितने, प्राइमरी और सेकेंडरी? टोटल 432। 432, अच्छा ठीक है। लेकिन आपसे मैं इसका ये जो आपने बताया ये सस्टेनेबल है कि या आप क्या तबादला होगा, कोई और आएगा तो ये सब फिर लपेट देगा? नहीं सर, ये बजटेड है। और ये इंटरेस्टिंगली अगर आप वज़ीर ख़जाना साहब की लास्ट बजट स्पीच सुने तो उन्होंने इसको ओन किया, अडॉप्ट किया और फंड किया। कितना बजट इसका साल का है? सर इसका साल का बजट छोड़ दे, इसका पर बच्चा 40 रुपये पर डे कॉस्ट है। वो इंश्योर्ड बजट। अच्छा, तो अब आप अगर हम इसको बलूचिस्तान के उसमें देखें, वहाँ पे एजुकेशन बजट है 114 अरब रुपए, लेकिन ज़ाहिर है उसमें सैलरीज बहुत सारी निकल जाती होंगी, और स्कूल से बाहर बच्चों के लिए 2 अरब का बलूचिस्तान का बजट है, और 15,096 स्कूल हैं सरकारी। मैं सर बात तो बताऊं, अब आप मुझे इस बताएं, कोई अगर कोई सूबा इसको सबसे पहले रेप्लिकेट कर रहा है, इंटेंशन शो कर रहा है, वो बलूचिस्तान है। अच्छा, ये ऑलरेडी हो रहा है? जी बिल्कुल। वो इस तरह हुआ कि उनकी जो वज़ीर तालीम है वो स्पेशली आई, उनके सेक्रेटरी तालीम हमारे पास आए, उनकी पूरी टीम आई, उन्होंने इस्लामाबाद के स्कूल्स को स्टडी किया, हमारे सारे मॉडल को देखा, और जो स्कूल मील्स प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कोयटा में शुरू हो गया है। वो उन्होंने डिफरेंट कोलैबोरेशन किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से किया, लेकिन उन्होंने एज अ पायलट इसको कोयटा में शुरू कर दिया। कोयटा के स्कूलों में बच्चों को खाना देने का शुरू कर दिया, प्राइमरी स्कूलों में। ठीक। अच्छा, ये पहला पायलट हुआ है। दूसरी बात है, उन्होंने हमारे सारे डिज़ाइंस ले लिए हैं, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता। उन्होंने हमारे जितने प्रोजेक्ट्स के टेम्पलेट्स थे, उनकी सारी जो गाइडलाइंस थी वो उन्होंने ले ली हैं, प्लस हमारा टीचर ट्रेनिंग की एक पूरी टीम थी, वो कोयटा गई, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नियत, उसका एक एक्सटेंशन हम कोयटा में खोल रहे हैं। ऑलरेडी उसका जो बलूचिस्तान चैप्टर खुल गया है, लेकिन हम फॉर्मलाइज करके हमारी टीम भी वहाँ की वफाकी हुकूमत खोलेगी। ठीक है। फिर उसके अलावा बलूचिस्तान में हमने एक एस्पायर का प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो कि वर्ल्ड बैंक का लोन है जो वफाकी हुकूमत ने अपने उठाया है, लेकिन उसको लोन को लेके हम परफॉर्मेंस ग्रांट सूबों को दे रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। जो पिछले 3 सालों से हमने बलूचिस्तान के अंदर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वफाक ने 18वीं तरमीम के बावजूद। 18वीं तरमीम मुदाखलत से रोकता है, सपोर्ट से नहीं रोकता, मदद से नहीं रोकता। तो वो तो खुश हैं कि आप हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस साल इंशाल्लाह एक और हमारे पास लोन एक्सटेंड होकर आ रहा है, उससे भी अच्छा। उस पैसे से क्या किया है? उस पैसे से हमने स्कूलों में एडिशनल रूम्स बनाए हैं, उस पैसे से हमने एडिशनल फर्नीचर, एडिशनल इक्विपमेंट उनके बलूचिस्तान में इन्वेस्ट किया है, और वो सूबे को हम डायरेक्ट ग्रांट देते हैं, और हम उसके रिजल्ट्स लेते हैं उनके साथ कि भाई उन्होंने इतनी चीज़ें बनाई है, नेक्स्ट किस्त उनको तब मिलती है। तो इट्स गोइंग वेल। और इंशाल्लाह जो हमने इस दफ़ा की इंटरवेंशंस की हैं, टेक्नोलॉजी की, AI की, स्कूलों में जो डिफरेंट रोबोटिक्स लैब्स हैं, मैथ्स लैब्स हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, उसका मॉडल भी जो हम मुश्किल अल्फाज बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। और इसमें एक सवाल और है, इसके साथ लिंक्ड है। हमने ये देखा है कि हमारे स्कूलों का जो निज़ाम तालीम है, टीचर्स ट्रेनिंग आपने कहा, सहूलियात का आपने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, ठीक है, लेकिन जो निज़ाम तालीम है वो बच्चों को स्किल नहीं सिखाता। वो खाली रटा लगाओ, एग्ज़ाम पास करो और फिर आगे से आगे चलते जाओ, और आर्ट्स के मज़ामीन में आप MA भी कर जाएंगे, और उसके बाद आप उठा के वो डिग्री फिरते रहें। दुनिया कहीं और पहुंच गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या। आप इस पे भी कोई फोकस? बिल्कुल जी, आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगा सर। मेरा चैलेंज है 150 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चे AI और कोडिंग प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, और इनको AI और कोडिंग और प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। और 6ठी से 7वीं और 8वीं के लिए अगले सेशन से पहले जो कोडिंग कर रहे हैं वो नस्ट के इंजीनियर्स हैं। नस्ट ने जो रिक्रूट करके दिए हैं 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, जो बच्चों को प्राइमरी में 150 स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट बैच जो अभी अगले महीने आ रहा है, 150 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वो मैंने हायर किए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो SPD के नीचे अदारा है, वो ट्रेन होकर आ रहा है, और वो बच्चों को यही जो स्पेस साइंसेज, कोडिंग, AI, मशीन लर्निंग, ये सारा 6ठी से 8वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर आप कहेंगे हवा में पढ़ाएंगे, इक्विपमेंट है कि नहीं है? तो पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह सुनामी, फ्लड्स ऑफ लैपटॉप्स इन स्कूल आ रहा है। तो इंशाल्लाह वो वैसा सुनामी तो नहीं, वो सुनामी पॉजिटिव नहीं के फ्लड गेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने हमें हेल्प किया है कि हमें रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स लेने की इजाज़त दे दी है। तो इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में इस्लामाबाद के प्राइमरी से प्राइमरी रूरल स्कूल तक कंप्यूटर लैब्स भी पहुंच चुकी होंगी, स्मार्ट स्क्रीन भी पहुंची होगी, कनेक्टिविटी भी हो चुकी होगी, प्लस ये टीचर्स भी पहुंच चुके होंगे। यही वो बातें हैं जिससे दूसरे छोटे सूबों के लोगों में एहसास महरूमी बढ़ता है। आपने इस्लामाबाद का बता दिया, आपने नस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया। इस्लामाबाद के स्कूलों में टीचर्स ट्रेनिंग में खुद वो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
नेशनल जब आप कहते हैं तो फिर बलूचिस्तान के बच्चों का कसूर, डेरा इस्माइल खान के बच्चों का कसूर, लाड़काना के बच्चों का कसूर क्या है? बात यह है कि नस्ट हमारे पास नहीं आया, मैं नस्ट के पास गया हूँ, ठीक हमने है। इसको एडवर्टाइज किया। नस्ट ने बलूचिस्तान की हुकूमत या केपी की हुकूमत नस्ट के पास आए? ये नहीं, ये मॉडल है ना, मैंने तो एडवर्टाइज किया, उसमें कराची भी आ सकता था, लाहौर भी आ सकता था, नस्ट ने उसमें बिड किया अलॉन्ग विद अदर्स। यही मॉडल मैंने उनको दिया है कि आप भी इस प्रोजेक्ट को अपने फंड से, फंड्स उनके पास बहुत हैं, बलूचिस्तान के हर मतलब एजुकेशन में फंड से एफिशिएंटली यूज़ करने। ठीक है। तो इस वक्त अब इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद खर्चा आप कम कर दें और टेक्नोलॉजी पे खर्चा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ₹1 खर्च करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ₹100 से ज़्यादा एफिशिएंसी लाएगा। इसमें फर्क बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी क्या मतलब फिजिकल बिल्डिंग्स, नए नए कमरे, बिल्डिंग अब टूटी फूटी में नहीं सर, टूटी नहीं, जो एडिशनल नई नई बिल्डिंग बन जाती हैं खामखा, जहां आबादी 50 बच्चों की जरूरत है वहां 500 की बिल्डिंग आप बनाते हैं, वो अपने, और कई बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, उनको एफिशिएंटली यूज। अच्छा, फिर एक बात बताएं, आपने 190 मिलियन पाउंड की कल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ है, दानिश यूनिवर्सिटी, वो जो 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज के वापस आए थे हुकूमत को मिले, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इससे सूबों में, तमाम सूबों में, ख़ासतौर पे छोटे सूबों में, इस्लामाबाद में बहुत यूनिवर्सिटीज़ है ना, ख़त्म ही नहीं होती, तो वहाँ कहीं ये किया जाता, प्रोजेक्ट किए जाते जिससे एक मज़ीद एहसास महरूमी ख़त्म भी होता, बेहतरी भी आती? नहीं सर, इसके दो एंगल हैं। एक तो ये है कि दानिश यूनिवर्सिटी इसका एक कंपोनेंट है जिससे बनेगा। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड का एक कंपोनेंट है, और दानिश यूनिवर्सिटी वो होगी जिससे पूरे पाकिस्तान के बच्चे यहाँ आके पढ़ेंगे, जैसे कादिर यूनिवर्सिटी में नेशनल, ये कोटा सिस्टम पे। हाँ, कोटा जो उनका नेशनल कोटा है, और जो रिमेनिंग जो है उससे अंदाज़ा है 10 से 11 दानिश स्कूल लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में बनेंगे, जिसमें बलूचिस्तान, फाटा, GB, इंटीरियर सिंध, कराची शामिल है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपने जो बातें की हैं बलूचिस्तान की आवाम को और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को और पंजाब और सिंध के बच्चों को भी इसका फ़ायदा होगा। वानी साहब, गुड लक फॉर योर वर्क, और एजुकेशन में बहुत अच्छा आपने काम किया है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया रियासत ख़तरे में है, लेकिन पंजाब ठंडा है। पंजाब से हर एक को इतनी उम्मीदें और इतने गिले क्यों हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज के एडिटोरियल हम मौलाना फजल रहमान साहब के उस बयान पर, उस बात पर जो कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए की, उन्होंने बहुत अहम इश्यूज़ को फ्लैग किया है, और उन्होंने तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी तवज्जो उस तरफ दिलाने की उनकी कोशिश की है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से और KP दोनों के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी बहुत रेलेवेंट इस तरीके से कि अगर वहाँ पे 3 क़ुव्वतें हैं बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे एक पख्तून है, एक बलोच हैं, तो एक मजहबी तबका जिसके सबसे बड़े लीडर मौलाना फजल रहमान है, और इन वहाँ पे 3 तरफा जो पावर स्ट्रगल है उसमें मौलाना का किरदार बहुत अहम है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी और फाटा में भी उनकी बहुत फॉलोइंग है, और जो हमले अब रिसेंटली शुरू हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के माजी के और मौजूदा साथियों के ऊपर, उनके मदरसों पर, जिसमें कोड़ा खटक का हमला है और मुफ्ती शाकिर के जो हमले हुए हैं, और वो उंगली उसकी उठाई जा रही है दाइश की तरफ। एक नया प्लेयर TTP के अलावा इस गेम में शामिल हुआ है। उस पर मौलाना साहब ने कहा है कि पंजाब ठंडा है, ये सारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है और पंजाब ठंडा है, तो ये तो कोई बात नहीं दोस्त। तो इस पे उन्होंने जो कहा ये है कि हम ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर दोनों सूबों में हालात इतने ख़राब हैं, और बाकी सूबों में भी खैर हालात, अब तो पंजाब में भी रेड अलर्ट है और वहाँ पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या इस तहरीक चलाने से, इस तरह की तहरीक चलाने से ईद के बाद क्या इन हालात में बेहतरी आएगी? और जो भी मुतालबात मौलाना साहब के या अपोजिशन के हैं, क्या ये टेबल पे बैठ के हल नहीं हो सकते? ख़ास तौर पे जब मौलाना साहब ने ये बात कही है हुकूमत को कि आप इंडिया और ईरान से अगर बात कर सकते हैं तो अपोजिशन से क्यों, तो अपोजिशन के साथ क्यों बातचीत नहीं हो सकती? तो सॉरी, अफ़गानिस्तान के साथ ये बातचीत क्यों नहीं हो सकती? इसी तरह मेरा मौलाना साहब से और अपोजिशन से ये सवाल है कि अगर सब लोग अगर आप ये बात कर रहे हैं तो सियासतदान आपस में बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है, जॉइंट सेशन, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो दे दिया गया है लेवल, और उसमें आर्मी चीफ भी आएंगे, DGI से भी आएंगे। वहाँ पे ये सारे मामला वहाँ बजाय अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती शिकायत को सामने लाने के, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि जब भी कौमी असम्बली का और सेनेट का जॉइंट सेशन हुआ है, उसमें जब ये
या GHQ से ब्रीफिंग के लिए लोग आते हैं तो ज़ाती मामला बहुत लाए जाते हैं वहाँ पे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये किया। तो अगर हम कौमी इश्यूज़ पे फोकस रखें और एक कंसेंसस बिल्ड करें पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट की शिकायत भी दूर होगी कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। और सियासतदानों को चाहिए कि वो अपना जो जिम्मेदारी है वो लें, बजाय इसके कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम भी लगाएं और फिर अपनी जिम्मेदारी भी ना लें। सोचिए इस पर और गौर कीजिए। गुड नाइट।